मेरा ये प्रश्न है कि मैंने एमपीपीएससी का फॉर्म भरा था, एक खंडवा से इंदौर पोस्ट किया था, तो 7 दिन में वो रिसिप्ट मैसेज आ जाता है फ़ोन में कि आ गया है, मतलब डिलीवर्ड हो गया है एमपीपीएससी। मेरे पास वो मैसेज आया नहीं, तो मैंने गूगल में कस्टमर सपोर्ट नंबर निकाला, जिसमें मैंने कस्टमर कॉल किया और उन्होंने मुझे बताया कि एमवाई के आसपास एक जगह है, वहाँ पे मेरा फॉर्म फंस गया है और वहाँ से एमपीपीएससी के ऑफिस तक डिलीवर करने के लिए 5 रुपये का ट्रांजैक्शन मुझे करना होगा, जो कि मैंने कर लिया क्योंकि मुझे विश्वास था कि वो एमपीपीएससी का फॉर्म है तो ऐसा कोई फ्रॉड नहीं होगा। इसके बाद मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे वो सारे चले गए, तो इसका क्या समाधान है? और ये बिल्कुल नया तरीका है और ऐसे नए नए तरीके हर दिन निकल रहे हैं। ये जो आपने तरीका बताया, सबसे पहले तो क्या आपने गूगल से पूछा था कि हेल्पलाइन नंबर क्या है? हाँ, कस्टमर सपोर्ट नंबर दिया था पोस्ट ऑफिस। सिंपल सी बात है कि ये एक ऐसा फ्रॉड का तरीका है जिसमें बहुत, और फिर उसके बिहाफ में जब अपन उससे बोलते हैं पैसे दे और उसके पास जाते हैं तो वो 2 गुंडों को बुला के रखता है। जब उसके पास बैठते वो गुंडों को देख के एक नॉर्मल आदमी डर जाता है और फिर जो पैसे उससे लेना उससे आधे में उसकी तोड़ी होती है। उसके बिहाफ में वो तोड़ी में पैसे नहीं देता है, वो सिर्फ चेक देता है आपको। और चेक जब आपको कोर्ट में लगाते हो, आप तो पहले ही पैसे दे चुके हो, आप कैसे कैसे करके वाइफ की ज्वेलरी रख के परेशान हो के आप कोर्ट फीस भर रहे हो। और उस कोर्ट फीस को भरने के बाद जब आज उसका केस पुटअप होता है, अपन पुलिस को पूरा सत्यापन करा के एफआईआर होती है। वो एफआईआर सब कुछ बताने के बाद जब एफआईआर होती है, कोर्ट में उसका मामला चलता है और जब वो जेल से आ जाता है, मगर उसके बाद सॉर्ट आउट कुछ नहीं होता है, वो जाता है मामला कोर्ट में। वो कोर्ट में वो कभी पेशी पे नहीं आता है। और जब उसको फिर अपन पुलिस वालों को कहो कि आप सर ये वारंट आया हुआ है, ये वारंट के साथ आप उसको पकड़िए, तो सर बोलते वो खंडवा है तब बताना। हम तो पहले ही डरे हुए, हम उसको कहाँ उसके एरिया में जाएंगे ढूंढने के लिए, वो तो ऑलरेडी गुंडों की हेल्प ले चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ सर। मेरा नाम बिलाल खान है, मेरे साथ 50 लाख की फ्रॉड हुई है। मेरे मम्मी पापा दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट थे। हैं तो इस हम लोगों के जो कार्यक्रम का उद्देश्य भी यही है कि आज हम हमारे जो मीडिया के साथी हैं, यहाँ पार्षदगण बैठे हैं, हमारे गणमान्य लोग बैठे हैं, समाज के अलग अलग क्षेत्रों से लोग बैठे हैं, इस बात को अपने अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग इसको जितना शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगे, उतना इसकी सफलता रहेगी, उतने लोगों को हम बचा पाएंगे। तो हम लोग का उद्देश्य यही है कि जितने हमारे बैठे हैं, सामने हमारे मीडिया के साथी हैं, प्रमोद सिन्हा जी हैं, मनीष हैं, आगे कई लोग बैठे हैं, दीपक वगैरह बैठे हैं, हम लोगों ने इसीलिए की है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और कई बार जैसे अभी हमारे सेवादास जी ने बताया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह की ठगी बहुत हो रही है। हम लोगों का एक किसान बहुल इलाका है, खेती पे आधारित है, बहुत सारी चीज़ें। आया था बड़वा CISF से, उसने कहा मैं प्रदीप कामले बोल रहा हूँ, मैं बड़वा CISF से हूँ, मुझे कुछ जवानों की बुकिंग करानी है आपके कैंप साइट के लिए, तो ये सैटरडे आपका कैंप है, उसमें बुकिंग करानी। तो मैंने ठीक है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मैं शाम में फिर से मुझे ध्यान आया तो मैंने उसे कॉल बैक किया, मैंने आपको डिटेल शेयर करी है, आप एक बार चेक कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ प्रोसेस। तो जब तक तो मुझे समझ में नहीं आया था मैं किससे बात कर रहा हूँ, बट वो CISF बोला और फिर मैंने उससे प्रोफाइल भी चेक करी, तो वो व्हाट्सएप पे जब उसने मुझे मैसेज किया तो उसने पूरा अपना प्रोफाइल CISF वाला बना के रखा था। फ़ोटोज़ CISF की थी, सारे जितने भी उसमें फ़ोटोज़ थे और उसके सारे वो वर्दी में था। फिर थोड़ी देर उसके बाद मेरे से उन्होंने पूछा आपका कॉल में आवाज़ सही से नहीं आ रही, तो मैं उस टाइम ड्राइव कर रहा था, तो मैंने उससे ये भी कहा कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हो सकता है मेरा नेटवर्क का इशू हो रहा हो। तो उसने इस चीज़ का इतना बढ़िया एडवांटेज लिया कि उसको ये पता था कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें देख नहीं पाऊँगा। तो उसने जस्ट मुझे बोला कि मुझे 20 लोगों की बुकिंग करानी है, तो मैंने कैलकुलेट करके उन्हें दिया कि आपका 26,000 रुपीज़ हो रहा है टोटल, तो बुकिंग टोकन अमाउंट के लिए आप 5,000 रुपीज़ एडवांस कर दीजिए। तो ठीक है, तो उसने कुछ क्वेरी नहीं करी, बस उसने मुझे मैंने उन्हें QR कोड भेजा कि किस तरीके से बुकिंग होती है, मैं प्रोसेस भेजा। तो उसने बोला मुझे QR कोड नहीं चाहिए, आप सिर्फ आपका UPI नंबर दीजिए जिससे आप बुकिंग लेते हैं। तो मैंने 2-3 लोग बोला आप QR से कीजिए, नहीं बोले हम UPI से नहीं कर सकते। अगर आपने CISF से आज तक पेमेंट नहीं लिया है तो उसका प्रोसेस कुछ अलग होता है, और इसका प्रोसेस ये है कि आप इस कॉल को कट मत कीजिएगा, क्योंकि हमारा ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं और हमारी जो सीनियर अथॉरिटीज़ हैं उनको ये सारी पता होना चाहिए कि हम कहाँ पेमेंट कर रहे हैं और कहाँ नहीं कर रहे हैं। और हमारी एक आर्मी की एक मशीन होती है मिलिट्री की, उसी से पेमेंट होता है, तो उसमें सिर्फ हम नंबर डाल सकते हैं, उसमें QR स्कैन नहीं कर सकते।
तो मैं गाड़ी पे था, मुझे भी इतना ध्यान नहीं आ रहा था, कंटिन्यूस कॉल थे, तो मैंने उसे नंबर दिया मेरा यूपीआई का। उसने मुझे एक नंबर जैसे दिया, उन्होंने मुझे 2 मिनट बाद मुझे एक मैसेज आया। मैंने 5000 बोला था, उसने एक चेक करने के लिए मुझे 5 रुपीज़ डाले, तो मुझे एक क्रेडिटेड 5 रुपीज़ का एक मैसेज आया। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ, उन्होंने पूछा कॉल पे रहना है, कॉल कट नहीं करना है, ठीक है। मैं ट्रैप तो वहाँ हो गया कि मुझे कॉल कट नहीं करना, और मैं भी इतना ध्यान नहीं दिया कि ऐसी चीज़ें चल रही है, जबकि वो फ़ोन लगाओ तो सुनते रहते हैं कि आप कॉल आए तो ऐसा कट नहीं करना चाहिए, पर मेरे को ध्यान नहीं रहा। मैंने उसने 5 रुपये डाले, मैंने देखा हाँ क्रेडिटेड। मैंने उस एक दूसरे फ़ोन से मैं बात करा, दूसरे फ़ोन पर क्रेडिट हुआ, मैंने देखा हाँ 5 रुपीज़ क्रेडिट। मैंने ये तक नहीं देखा कि मैसेज कैसा आया, क्या हुआ। फिर 5 मिनट बाद, फिर 2 मिनट बाद फिर उसने बोला कि ठीक है, मैं कंफर्म कर रहा था कि आपका 5 रुपीज़ है या नहीं। तो फिर उसने 5000 डाले, 5 की जगह उसने 50,000 डाले मुझे, और बोलता वो सॉरी मैंने आपको 50,000 डाल दिए, मेरे को अथॉरिटी को जवाब देना पड़ेगा, ये वो, आप फ़ोन कट मत कीजिएगा। मैं भी उस पता नहीं किस टाइप में था कि मैंने बोला नहीं ठीक है, आपने ज़्यादा डाल दिए, मैं 45,000 आपको रिवर्ट कर देता हूँ, हो सकता है गलती से डले होंगे, मैं आपको कर देता हूँ, तो आप आपका ट्रांजेक्शन ID दे दीजिए, मैं भेज देता हूँ। तो ट्रांजेक्शन ID में उन्होंने मुझे एक UPI शेयर किया, UPI का बारकोड। अब वो UPI का जब बारकोड शेयर किया तो मैं ऑलमोस्ट करने वाला था, पता नहीं मुझे क्या हुआ, बाय लक मैंने सर को कॉल किया, DSP सर को, और सर से मैंने पूछा, मैंने सर आप ये बताइए कि CISF का कोई आर्मी का कुछ सेटअप है बड़वा में? सर ने बोला नहीं है। मैंने सर एक बार आप कंफर्म कीजिए। सर ने फिर बोले 5 मिनट दीजिए, मैं कंफर्म करता हूँ। सर ने CISF कॉल किया और बड़वा से पता किया कि हाँ बड़वा में कैंटीन है CISF की, तो हमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो हाँ ठीक है, हो सकता है। फिर मैं पेमेंट के लिए आगे बढ़ने वाला था, तो उन्होंने मुझे बारकोड शेयर किया था। मैंने बोला आप मेरे को नंबर दीजिए, आपने नंबर दे दिया, मैं नंबर शेयर करूँगा। बट सर ने मेरे को होल्ड करके रखा था, पेमेंट नहीं करना। एक लाइन पे सर थे, एक लाइन पे वो था। अब मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं सर को सीधे बता रहा हूँ, सर मैम को बता रहे हैं, मैम मेरे को बता रही है, ऐसा हमारा वो चला। थोड़ी देर बाद फिर मैं ऑलमोस्ट पेमेंट करने वाला था, फिर सर का फ़ोन आया, एक बार UPI चेक करो, अपना बैलेंस चेक करो, बैलेंस में बैलेंस आएगी, मैसेज तो आया है। मैंने जब बैलेंस चेक किया तो मेरा बैलेंस जहाँ था वहीं था, और फिर वो मेरे को कॉल पे बोलता है कि आप, मैंने फिर फ़ोन कट कर दिया। फिर उसने कॉल बैक किया, आप फ़ोन कट नहीं कर सकते, इस टाइप से पूरा ट्रैप कर लिया था। फिर आखिरी में यही हुआ कि जब उन्होंने बारकोड शेयर किया था तो बारकोड में क्लॉक बनी हुई थी, अगर वो क्लॉक को मैं स्कैन करता तो हो सकता है कि मेरी UPI स्कैन हो जाता उस पर। तो सर की वजह से मेरा बहुत बड़ा एक अमाउंट बच गया। और अभी साइबर अवेयरनेस को लेके सेफ क्लिक अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने 1 फरवरी से 11 फरवरी तक ये अभियान चलवाया है। इसी कड़ी में आज खंडवा में नगर निगम चौराहे पे एक जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें समाज के सभी गणमान्य लोग, मीडिया के वरिष्ठ साथी, सभी यहाँ के आम लोगों को बुलाया गया था, और उनके साथ उनके जो भी प्रश्न होते हैं साइबर अवेयरनेस को लेके और उनके जो अनुभव थे उनको हम लोगों ने जाना, और उनको बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। मुख्यतः साइबर जो अवेयरनेस है उसमें साइबर अपराधों से बचने के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम सावधानी रखें। तो उन सावधानी जितना ज़्यादा रखेंगे, मोबाइल का उपयोग करने से पूर्व जिस तरह से हम अलर्ट रहेंगे, तो हम कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड से बचेंगे। और किसी भी तरह का जो फाइनेंशियल फ्रॉड हो या इमोशनल फ्रॉड आजकल हो गया है, लोगों को वीडियो कॉलिंग और अन्य माध्यमों से फ्रॉड किया जाता है, तो उनसे बचत होगी। 1930 हमारा एक यूनिवर्सल नंबर है पूरे देश में, उसका उपयोग अगर लोग करेंगे, तत्काल करेंगे, तो उससे बचत होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। और जिस तरह का जनता का और गणमान्य लोगों का इसमें रुख रहा, जिस तरह से उन्होंने सहभागिता ली, उसमें मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल वो स्वयं बल्कि यहाँ के आम जनता भी बहुत ही जागरूक होगी, और साइबर फ्रॉड से इस वर्ष हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं। हमारे नगर निगम के कई पार्षद आज यहाँ पे उपस्थित हुए, उनके द्वारा भी ये आश्वस्त किया गया कि वो अपने अपने वार्डों में एक वर्कशॉप रखेंगे, और आम जनता को भी अपने वार्डों में भी वो लोगों को जागरूक करेंगे और कोशिश करेंगे कि लोग साइबर फ्रॉड से बचें। पहले तो मैं सभी का धन्यवाद कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन का, जिन्होंने ये मुहिम निकाली, और इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा और सब लोग जागरूक होंगे।
क्योंकि मोबाइल से और साइबर फ्रॉड से बचने के लिए जागरूकता होना अति आवश्यक है। अब हमने भी एक प्रण लिया है कि हमारे भी जितने भी नेता या हमारे राजनीतिक जितने भी बैनर पोस्टर लगेंगे, हम उसमें ये सब जो साइबर से संबंधित जो चेतावनियाँ हैं वो हम उस पर भी छापेंगे। वार्डों में भी हम सभी पार्षद लोग अपने अपने पैसों से ऐसे बोर्ड लगाएंगे जहाँ से साइबर जो भी हो रही एक्टिविटी उसको में रोकथाम हो।